Gestalt school of thought is a German word that means a shape, form, essence, or as a whole. Gestalt is a psychology term which means unified whole. It refers to theories of visual perception developed by German psychologists in the 1920s. One of the most important theories of perception in the Gestalt theory, the whole is different from the sum of its part. It was developed by in 1910 by Max Wertheimer and carried on by Wolfgang Kohler and Kurt Kafka at Frankfurt University, Germany. Okay, अभी तक आपने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अब आपको इनका आपस में कंपैरिजन या क्रिटिसिज्म ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे पहले साइकोएनालिसिस ने क्या बात की थी, न्यू फ्राइडियन ने क्या कहा था, फिर बिहेवियरिस्ट आए थे, न्यू बिहेवियरिस्ट आए थे, फिर ह्यूमनिस्टिक, फिर कॉग्निटिव, राइट। आपने अभी पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो जो चीज़ें मिसिंग थी पिछले स्कूल्स ऑफ थॉट में या जिन आस्पेक्ट पे नहीं तवज्जो थी उसको ऐड किया गया। ओके, गेस्टाल्ट जो है वो उन्होंने ये बात की है, अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, कि हम ह्यूमन को एज अ होल परसीव करें। नो डाउट अगर ह्यूमन को पार्ट में देखा जाए तो ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल पार्ट डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंट है, इसी तरह बॉडी के पार्ट डिफरेंट है, डिफरेंट शेप है, उनका डिफरेंट फंक्शन है। सो इसी तरह अनकॉन्शियस भी काम कर रहा है, बिहेवियर भी काम कर रहा है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी होनी चाहिए, कॉग थिंकिंग का भी देखना चाहिए। तो गेस्टाल्ट का ये मानना था कि हम इंसान में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको एज ए होल देखना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका माइंड, उसका अनकॉन्शियस। सो दैट्स वाई ये गेस्टाल्ट स्कूल जो थॉट जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल रहा, क्योंकि उसने कहा कि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सब कह रहे थे ना कि बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, फ्राइड कह रहा है कॉन्शियस इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह अनकॉन्शियस। ओके, मैक्स वर्दीमर जो कि मेन इसका पाइनियर है, बॉर्न अप्रैल 1880 एंड इज अ साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को कहा जाता है। देन दी कोहलर बॉर्न इन 1887, ये इनके स्टूडेंट थे कोहलर और कफका जो है वर्दीमर के बाद में। साइकोलॉजिस्ट एंड फेमिनोलॉजिस्ट एंड अदर ऑल्सो फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उसने इसके रिमेनिंग काम को आगे बढ़ाया। कर्ट कफका इज ऑल्सो जर्मन, बॉर्न इन बर्लिन, is a psychologist, another of the founder of Gestalt psychology, learning theorist। अच्छा, फिर कफका ने जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या काम किया था वो था कि लर्निंग, हम लर्न कैसे करते हैं। मैक्स वर्दीमर, कोहलर एंड कफका conclude that learner were not passive but rather active. They suggest that learner do not just collect information as it, by they actively process and restructure data in order to understand it. This is the perceptual process. Certain factors impact on this perceptual process. Factor like past experience, needs, attitude and one's present situation can affect his perception. आप देखें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है परसेप्शन। वो कहते हैं कि हम बेशक जब हम सीख रहे होते हैं तो परसीव करना ज़रूरी है, परसीव करेंगे तवज्जो देंगे, परसीव करेंगे तो वो मेमोरी में जाएगा। परसेप्शन जो है फिर वहीं पे बात आके रुकेगी, कॉग्निटिव प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। परसेप्शन से ही बाकी चीज़ें शुरू होती हैं, हमारी जो कॉग्निशन है, राइट। तो इसमें इन्होंने परसेप्शन को बहुत जोर दिया है कि जब हम परसीव करते हैं सेंसेस के थ्रू, फिर वो प्रोसेस होता है ना। अगर आप परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, एक इंसान की जैसे खुदा न खास्ता आई साइड नहीं है, ठीक है, वो आंखों से विजुअल नहीं देख पा रहा, टच या फर्दर हेयरिंग से वो कर रहा है। तो इसी तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें हैं, मगर हम देखना और बात है, परसीव करना और है। परसीव का मतलब है आपको समझ आ रही है, आप सोच रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको मेमोराइज कर रहे हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं। गेस्टाल्ट जो प्रिंसिपल हैं वो मैं आपको परसेप्शन के ये प्रिंसिपल हैं। परसीव करते हुए हम किन किन चीज़ों के थ्रू या किन पॉइंट्स को हम देखते हैं। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, law of good continuation, law of good pregnancies, law of figure and ground. Now is law of proximity. The law of proximity states that when objects appear closer to one another, they tend to be perceived as a group. आपके सामने दो डायग्राम है, ठीक है। एक में जो डॉट्स हैं वो करीब हैं, कितने डॉट्स हैं? 6 हैं। एक में जो है वो दूर है। अब जो करीब वाला है तो नज़र देखने में वो एक ग्रुप या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक ग्रुप बना रहे हैं, मगर जो दूर वाले हैं हम उनको ग्रुप परसीव नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखें उनको एक एक को देखती हैं। और ये जो 6 इकट्ठे हैं, 5 हैं डॉट, इनको हम इकट्ठा ग्रुप ही देखते हैं, एक नज़र में आंख देख लेती है। ये इसको गौर करें,
नजर आ रहा है ना ऐसे, राइट। अब ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अब ये लाइंस एक शेप में भी दे रही हैं, हमें लगता है किसी का सर है और साथ नीचे नेक है, हालांकि ये इसमें ज्वाइन नहीं है एक दूसरे से। ओके, देन लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। The law of similarity captures the idea that when we look at objects that are similar to each other, we tend to group them together. We are prone to notice matching shape, color and form as opposite to looking for what isn't similar. Our brain quickly identify pattern faster than the separate part of the pattern. ठीक है। अब हम सिमिलरिटी में क्या है कि हम उन ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो सिमिलर हैं, जैसे ये डॉट है और स्क्वायर है। अब डॉट को अगर हम पूरी लाइन देखते हैं तो वो हमें, मगर अगर आप स्क्वायर को जाते हैं तो ये हमें परसीव कर लेता है कि ये और ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी और पैटर्न है, ये एक नहीं है। फिर हम कहेंगे एक डॉट है, एक स्क्वायर है, एक डॉट है। अगर हम लाइन वाइज देखते हैं तो वो एक पूरा पैटर्न है, हमारी आई देखती है उसको, ठीक है। अभी देखें जैसे इस पैटर्न में बनाएंगे, ठीक है। ओके, लॉ ऑफ क्लोजर। The law of closure captures the idea that when we see incomplete element in a visual, our brain tend to fill in the gaps and see it as a whole. अब आप बता सकते हैं क्या, आप कहेंगे ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ब्रैकेट्स बंद हो रही हैं, स्क्वायर है, हालांकि कंप्लीट नहीं है, मगर उसकी शेप में जो चीज़ें मिसिंग है क्योंकि हमें शेप्स का पता है पहले से, तो उस शेप में अगर कुछ मिसिंग भी है तो भी हमें वो शेप पूरी हम समझ पा रहे हैं कि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। इसी तरह हम हाफ ट्रूथ ज़िंदगी में देखते हैं। एक सिचुएशन देखी और आपने परसीव कर लिया, अच्छा ये वाकई ऐसा, आपने किसी को देखा कि 1% किसी को बुरा भला कह रहा है, आपने कहा देखो कितना बुरा इंसान है। अब आपको ना उससे पहले पता क्या हुआ, ना उससे बाद में पता, ठीक है। जो देखा उसको परसीव करके मीनिंग दे लिया ना, मीनिंग। इसी तरह हमने कोई इवेंट, कोई बात आदि सुनी तो इसको हाफ ट्रूथ कहते हैं। ये हमारी परसेप्शन है जो डेली लाइफ में एप्लीकेबल होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं ना गॉसिप बनते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इस वजह से कि हम हाफ इंफॉर्मेशन, ये तो ऑब्जेक्ट में तो हम परसीव कर लेंगे, ये तो हमारा करेक्ट हो गया, मगर अदर इंफॉर्मेशन जो है, इसलिए कहते हैं ना कि सुनी और देखी हुई बात सच नहीं होती। कोई भी सुनी सुनाई बात को आगे नहीं पहुंचाओ जब तक आप उसको यकीन ना हो आपको। लॉ ऑफ क्लोजर। अब आप ये देख सकते हैं क्या है, आप बता देंगे ये एनिमल क्या है, ये क्या लिखा हुआ है डिजाइन। लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशन में है, द माइंड कंटेन्स विजुअल पैटर्न, द आई कंटिन्यूज इज द डायरेक्शन इट इज गोइंग, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिडिक्ट द प्रेफरेंस इज कंटिन्यू। अब उसमें क्या ऐसी चीजें जो एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में होती हैं, उसको जो है वो हैज़ अ होल, या आंखें उसको जल्द परसीव करती हैं एज कम्पेयर टू जब। अब लॉ ऑफ प्रेग्नेंस is a German term meaning good figure. The law of pregnancy is sometimes referred to as the law of good figure or the law of simplicity. इसको law of simplicity भी कहते हैं। This law holds the object in the environment are same in a way that make them appear as simple as possible. अब ये दो शेप्स हैं, मगर दोनों शेप्स अपने आप को हाईलाइट कर रही हैं कि वो रेक्टेंगुलर है और वो बता रहा है मैं स्क्वायर हूँ, ठीक है। वो अपने तो माहौल में अगर दो चीज़ें भी हों तो भी हम उसके अंदर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो लेट्स सी कि अच्छा अगर आप रेक्टेंगल देखते हैं तो आप उस पर फोकस करेंगे, अगर आप स्क्वायर देखते हो तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। यस, ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। Figure and ground organization is a type of perceptual grouping which is vital necessity for recognition of object through vision. ये विजन है। अगर आप ये देखो और करें, आप अगर आप वाइट पे, ये आपके सामने एक शेप बनी हुई है, आप ब्लैक छोड़ दें, वाइट पे गौर करें तो आपको ह्यूमन फेसेस नजर आएंगे, ये नोज है, फिर लिप्स और ये फिर चिन, हेड से शुरू होगा, ठीक है। और आप अगर ब्लैक पे फोकस, पूरा ब्लैक पे फोकस करते तो आपको लगेगा ये वास है या कोई गमला है, कुछ इस तरह हुआ, करेक्ट, राइट। अब अगर एक पर्सन ब्लैक पे देख रहा है, वो कह रहा है वास है, दूसरा पर्सन कह रहा है नहीं ह्यूमन शेप है, तो अब आप बताएं कौन गलत है कौन सही? दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें परसीव कर रहे हैं एक ही चीज़ से। तो इसीलिए कोई सही गलत नहीं होता बेटे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं हर इंसान के। हम बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं, या हम चाहते हैं जैसा हम कह रहे हैं दूसरा भी आगे से यस यस ठीक है। ये देखिए अब ये जो इधर बने हुए पिलर से,
ठीक है। अब अगर आप ब्लैक हिस्से पे देखते हैं तो आपको लगता है कि ह्यूमन वो खड़े हुए हैं, और अगर आप वाइट पे देखें तो इतना कोई आपको इशू लगता है, सिंपल से पिलर्स। राइट, नाउ वी टॉक अबाउट इनसाइट लर्निंग, जो कि कोहलर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द इनसाइट लर्निंग इन विच ही डिस्क्राइब्ड एन एक्सपेरिमेंट विद एप्स दैट कुड यूज बॉक्सेस एंड स्टिक आर टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना इनसाइट के, उसके जो बेसिकली था वो उसने एप्स और चिंपैंजी पे भी किए थे, ठीक है। चिंपैंजी में क्योंकि ज़्यादा इनसाइट पाई गई है किसी भी एनिमल, वो ह्यूमन से ज़्यादा के करीब है इनसाइट में, सोच समझ के काम कर लेता है ना, बाकी तो ट्रायल एंड एरर से करते हैं ना, बार बार एक ही काम को बार बार, ये है कि याद कर लेता है ये चिंपैंजी। अब कोहलर ने क्या किया कि उसने जो फ्रूट जो है वो एक रूम में फ्रूट रखे और वहाँ पे चिंपैंजी को बंद कर दिया और बॉक्सेस रख दिए रूम के एक कॉर्नर पे, और फिर जो है और साथ उसने स्टिक भी रख दी, और जो बनाना थे वो छत के साथ हैंग कर दिए। पहले तो चिंपैंजी ने उछल उछल के जो है वो उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की कि अच्छा बनाना उतर नहीं हो पाया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ना कमरे का जायज़ा लिया, वहाँ पे उन्हें बॉक्स नजर आए, फिर उसने एक बॉक्स रख के देखा, उसने कहा नहीं, फिर उसने बॉक्स पे बॉक्स रखा, फिर उसने बॉक्स पे बॉक्स रखा, अब बॉक्स खत्म हो गए, फिर उसने क्या किया, स्टिक ली, बॉक्स पे चढ़ा, स्टिक से फिर उसने इन बनाना को उतार लिया। राइट, तो ये चिंपैंजी वुड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टिकिंग द बॉक्सेस ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। अब ये क्या थी कि इनसाइट है, जैसे हम करते हैं कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा तो फिर सोचते हैं कि अच्छा क्या किया जाए, ठीक है, एकदम से एक काम गलत हो गया है तो दोबारा हम भी करते हुए सोचेंगे कि पहली दफ़ा इस वजह से गलत हुआ था, अब ये नहीं करना। तो ह्यूमन, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को शरफुल मखलूक़ात बनाया, क्योंकि उसके पास विज़डम है। Kohler experiment and inside learning, the important aspect of learning was not reinforcement but the coordination of thinking to create new organization. अब आपने बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है, जिसमें आपने कंडीशनिंग के रूल पढ़े हैं, और फिर स्पेशली स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है, जिसमें उसने रीइंफोर्समेंट और उसके स्केड्यूल बताए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सिर्फ रीइंफोर्समेंट से नहीं हम इनसाइट आप इंसान में आ सकती है, ये क्रिएट होती है सोचने समझने की सलाहियत में, जैसे नई से नई चीज़ें करना, नई से नई इंसान इजाद जो कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है, उसकी ये वजह है कि वो हर टाइम सोचता रहता है ना कि अच्छा ये अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमसे सॉल्व नहीं होती हम छोड़ देते हैं, बनिस्बत उसको ये करने के कि ये काम हमसे क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे क्यों याद नहीं हो रहा, हमें ये समझ क्यों नहीं आ रहा, राइट, उसको सॉल्व किए करना चाहिए, नहीं हम उसको छोड़ देते हैं। Inside learning is the abstract realization of a problem solving solution. Inside learning is not the result of trial and error responding to the environment stimulus or the result of observing someone else attempt the problem. It is completely cognitive experience. ठीक है, इनसाइड लर्निंग ये नहीं कि आपने किसी को काम करते हुए देखा और आपने वैसे कर लिया, नहीं, एक दफ़ा तो कर लिया, अब दोबारा अगर वो काम चेंज हो गया है, अब आपने किसी को देखा तो नहीं हुआ, तो अब आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी अकल, अपनी एक्सपीरियंस, अपना जो भी प्रोफेशन जो वाइज यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप एक साइंटिस्ट या एक डिस्कवरी में जितने इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं उसलिए वो इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि उनकी इंसाइट ज़्यादा थी, वो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा यूज़ करते थे, लॉजिकली चीज़ों का रिलेशनशिप तलाश करते थे और सोचते थे। Okay, these are implication of the Gestalt principle in the teaching and learning process. Now you can know that Gestalt principle are not just mere principle of visual drawing and illustration. Visual आपको इसलिए विजुअली दिखाने का पर्पस ये था कि ये विजुअली एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं ना परसेप्शन के। आप जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें आप परसेप्शन की इन चीज़ों को का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर एप्लीकेट करते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी, इन सारे लॉ को, तो हम देखते हैं कि ये एक बड़ा ग्रुप, जैसे हम यानी ग्रुप बना रहे हैं क्लोजर की फॉर्म में और सिमिलरिटी की फॉर्म में, तो हम डेली रूटीन में क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ और शूज़ हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अगर सारी चीज़ें वुड की हैं तो वो एक ही के सिमिलरिटी में आ रही है, तो हम अगर रूम में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, अगर आपको एक कहा जाए रूम में विजुअल देखें तो आप कहेंगे नहीं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम कहेंगे अगर क्योंकि सब चीज़ें वुड की बनी है, ठीक है। अब उसकी फंक्शन की बात करें तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। फिर हम ये लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूशन जो यूज़ करते हैं कि एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है तो वो परसीव करने में या उसको वो अटेंशन ज़्यादा हासिल करती है एज़ कम्पेयर टू other you can say form। अच्छा,
अभी जो लॉ ऑफ प्रेग्नेंस था, स्टेट दैट व्हेन थिंग्स आर grasped as a whole the minimal amount of energy is exerted in thinking. In short, make your lesson holistic, complete and most of all simple form. अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली ही टॉक अबाउट कि हम जैसे उसने कहा ना एज ए होल परसीव करते हैं, जैसे ह्यूमन है अगर एज ए होल करेंगे तो आप हेड टू टो एक ही परसीव करेंगे। अब अगर हम उसको पार्ट्स में देखा जाए बायोलॉजिकल, तो फिर हम हेयर कहेंगे, आईज नोज, मतलब गिनते जाएंगे बॉडी पार्ट्स, और फिर फंक्शनल वाइज भी है वो डिफरेंट है। तो अगर उसको उसके ह्यूमन को उसके हर एस्पेक्ट से मैयर किया जाए तो बेहतर। अगर लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड की बात की जाए, फॉर अ फिगर टू बी परसीव इट मस्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, एम्फेसिस शुड बी डन ऑन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लेसन। फॉर एग्जाम्पल, टीचर शुड वेरी द टोन ऑफ देयर वॉइस और राइट बोल्डली और अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट की वर्ड ऑफ द लेसन। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड क्यों होता है, तो ब्लैक पे लिखेंगे, ब्लैक से लिखा जाता था या रेड या ब्लू यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्हाइट पे कलर बोर्ड मार्कर यूज कर लें या कोई भी कलर यूज कर लें, वो हाईलाइट होगा इसलिए यूज किया जाता है। व्हाइट पे व्हाइट मार्कर बोर्ड मार्कर यूज करें तो क्या होगा, जाहिर है वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा, ऐसा ही है। सो बैकग्राउंड हेल्प आउट करता है फिगर एंड ग्राउंड। अच्छा, इसमें फिगर का जो मतलब है वो ये है, जिस चीज पे आप फोकस होंगे वो फिगर होगा और दूसरा ग्राउंड हो जाएगा। आप अगर वाइट टीचर खड़ा है उसके पीछे व्हाइट बोर्ड है, तो अगर आप टीचर को फोकस करें तो वो फिगर है, और क्योंकि आपका अटेंशन परसेप्शन जो आप कर रहे हैं उस टाइम, और व्हाइट बोर्ड जो है वो फिर ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर आप टीचर पढ़ा रहा है, उसने कुछ लिखा, टीचर फिर आके पढ़ा रहा डाइस पे, और आप टीचर की बात को नहीं आप व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, टीचर उसके सामने ही खड़ा है, तो फिर टीचर जो है वो जो फिर व्हाइट बोर्ड क्योंकि हाईलाइट है इस टाइम आपकी कॉग्निशन में, वो फिगर हो जाएगा और टीचर जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। मीन्स के 10 चीजें हैं, आप किस चीज को देख रहे हैं वो फिगर हो जाएगी। राइट, गॉट इट। ये इस पॉइंट से बात करें। इसी तरह हम एक ही टोन में बात कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा रिलैक्सेशन होती रहती है। अगर टोन ऊपर नीचे टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं या अलर्ट में, या कौन से आप कह रहे हैं कि पॉइंट पे जोर देना है ताकि बच्चे थोड़े अलर्ट हों, तो उस चीज़ में उसको वो देखते हैं। अच्छा, क्लोजर की बात है, व्हेन अ कंसेप्ट और टॉपिक इज इनकम्प्लीट देन इजंट क्लोज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन may make learner want to discover what missing rather than concentrating on the given instruction. If students find a math algorithm confusion because a certain question is left unanswered or a step into a clear, they will tend to concentrate on that confused part of the process rather than the total process as a whole. अब अगर एक सवाल में जहाँ के अपने क्वेश्चन की यहाँ में आके वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमारे फोकस किस पे होगा कि वो जहाँ से वो प्रॉब्लम है, जो हिस्सा वो प्रॉब्लम कर रहा है। दिस इज वाई स्टूडेंट गेट्स लॉस्ट thus make the lesson complete, present it clearly, simply and always be ready to for student clarification. तो उसमें क्या है कि हमें है कि ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मतलब उसकी पूरी बॉडी एज अ होल क्लियर है, अब उसका प्रॉब्लम हार्ट का है। ठीक है, ये ना खासा किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक है, अब है मगर है वो होल में ही, अब उसको लहदा नहीं कर सकते हैं जिसम में। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि अच्छा पाँव के नेल में दर्द है, तो फिर क्या हुआ, वो तो पाँव का नेल है, वो बॉडी से इतना दूर है, इस शो के क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता ना। इवन नेल या टीथ में कहीं, तो अब वो है वो सेपरेट पार्ट, उसको अगर इंडिविजुअली हम देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर नहीं पूछते कहाँ पेन है, आप बता रहे हैं अच्छा नेक में है, शोल्डर में है, हैंड में, ऐसे बताते हैं ना। ये तो नहीं कह रहे कि पूरी, अच्छा अगर आप कह रहे हैं जी पेन है बॉडी में, तो कहाँ पे भी बॉडी में कहीं तो होगा, ऐसे नहीं होता है ना। इंडिविजुअल भी हमें आइडेंटिफाई वो एरिया करना है, मगर वो एज अ होल भी हमारी बॉडी को सपोर्ट करे। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि वो उस पूरे प्रोसेस, पूरे जो सिस्टम है उसको हम कैसे लेके चल रहे हैं, जो कॉग्निटिव हमारे प्रोसेस है, राइट। सो जब हम बात करते हैं ना कॉग्निशन की, ये फर्दर उन्होंने हमेशा ये बात की बार बार, पूरी जो साइकोलॉजी में जो मेन फोकस है कॉग्निटिव प्रोसेस और एबिलिटीज़ पे, जैसे मैंने कहा है वो ब्रेन की हायर एक्टिविटीज़ है, मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं उनको वो डील करती है। अच्छा, गुड कॉन्टिन्यूशन में क्या है कि कंटिन्यू भी अगर हम एक चीज़ें में रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से हेल्प आउट होती है। फिर ये मैंने आपको ये वर्ड बता दिया, एंड देन दे टॉक अबाउट फिगर ऑन ग्राउंड के, लेट्स सी कि हम उसको किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें
Gestalt school of thought. So he believed that we must be studied as a human as a whole. We should respect all the aspect or the characteristic, whether it would be the personality, whether it would be the behavior, whether it would be the unconscious or cognitive process, or whether it is the unconditional positive regard. So human को हर aspect से मैयर करना और उसको उसको स्टडी करना चाहिए, फिर आप वो चीज़ उसको फिर आप जो है वो एक कंक्लूजन निकालते हैं, राइट। थैंक यू।